नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत आप सभी का स्वागत करता हूं A1 टीवी चैनल के एक विशेष कार्यक्रम में। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल बनाना एक आम बात हुई है। अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बनाना, उसे चलाना, अपने मकसद को हासिल करना, ये भारत में जनतंत्र लागू होने के बाद 1950 से चलता आ रहा है। ऐसे बहुत से राजनीतिक दल आज अपनी अपनी विचारधारा को अंजाम देने के लिए, अपनी विचारधारा समाज में प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक राजनीतिक दल के प्रमुख जो है, उनसे हम बात करेंगे। इस राजनीतिक दल का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी सन 6 दिसंबर 2012 को दिल्ली में बनाई गई। पिछले 5 सालों से ये पार्टी बनी हुई है और 5 साल में इस पार्टी ने लोकसभा का एक चुनाव लड़ा 2014 का। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। तो आइए ऐसी ही एक पार्टी के मुखिया से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मातंग साहब। मातंग साहब, आपका स्वागत है A1 टीवी चैनल के स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे है कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हज़ारों की तादाद में राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ राज्य स्तर पर है, कुछ जिले स्तर पर भी काम करने वाली पार्टियां हैं। इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी आपने अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई? देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। 70 साल की आज़ादी में भारत के संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। पहली लाइन में जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका ये एजेंडा है? ऐसा किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। इसी वजह से पिछले 70 साल में लोग वोट देते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, समस्या बढ़ती जा रही है। इस देश में जो सिस्टम बना हुआ है, ब्राह्मणवाद का और मनुवाद के आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई है, भारत की सारी पार्टियां उन व्यवस्था को मजबूत करने वाला उनका चरित्र है। व्यवस्था के विरोध का किसी भी पार्टी का चरित्र नहीं है। उस व्यवस्था में जो अधिकार विहीन है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उन अधिकार विहीन लोगों का देश में कोई भी पार्टी नहीं है। इसीलिए जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनको मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन संकल्पना के तहत इकट्ठा लाना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, उनकी शक्ति निर्माण करना चाहते थे, वो भी अभी सर्वजन में तब्दील हो गया। इसलिए इन पार्टियों की अपनी कोई राजनीतिक पार्टी अभी है, इन लोगों की अपनी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। वर्तमान में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सत्ता की राजनीति करती है, परिवर्तन की राजनीति कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। अगर सत्ता की राजनीति के लिए समझौता का जो सिद्धांत है, और जिन लोगों ने हजारों साल इनको पीड़ित रखा, शोषित रखा, उनके साथ जब समझौता करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडा पर इनके नेता, SC, ST, OBC के नेता कार्य करते हैं। आप जिसको लोकतंत्र कहते हो, वो वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। 1931 की जाति जनगणना के तहत 3.5% ब्राह्मणों की 5 पार्टियां हैं।
कांग्रेस बनाने वाले भी वही थे, गोखले, तिलक, गांधी, अगरकर, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल। आरएसएस बनाने वाले भी वही थे, डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, बाला साहब देवरस, सुदर्शन भागवत। जनसंघ बनाने वाले वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी। और कम्युनिस्ट बनाने वाले भी वही चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, एम.एन. रॉय, डांगे, वर्तमान में सीताराम येचुरी, वृंदा करा। तृणमूल कांग्रेस के भी वही ममता बनर्जी, और साउथ में जयललिता भी उसी कास्ट के। 3.5% ब्राह्मणों की 5 पार्टियां इस देश में हैं। 2009 में इनके 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 5 पार्टियों के हैं। अगर इन 5 पार्टियों के 411 मेंबर है, हाईकमांड वही है, तो सवाल यह है कि 543 में से 411 अगर इन 5 पार्टियों के हैं, तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में ब्राह्मणोक्रेसी है। इस देश में वन कास्ट डिक्टेटरशिप निर्माण हो चुकी है, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, 20 मई 1956 को कहा कि लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकता। अर्थात इस देश में लोकतंत्र के ऊपर ब्राह्मणवाद हावी है, ये आंकड़े अपने आप सिद्ध कर रहे हैं। और उन्होंने एनडीए और यूपीए बना लिया है, दोनों की पॉलिसी सेम है। और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां या एनडीए में शामिल है या यूपीए में शामिल है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की समस्याओं के आधार पर उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए उनके पास राजनीतिक विकल्प के तौर पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इनके एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अर्थात बहुजनों के महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर भारत में कोई भी पार्टी कार्यरत नहीं है, कार्य नहीं कर रही है, शून्य अवकाश है। इसीलिए इस शून्य अवकाश को भरपाई के लिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया है। आपने बताया कि बहुजनों की पार्टी मतलब जो होनी चाहिए जिस विचारधारा के आधार पर, वो नहीं है, लेकिन हर कोई पार्टी अभी वही कह रहा है। कांग्रेस भी बहुजनों की पार्टी के सामने आगे आ रहा है, बहुजनों को नेतृत्व दे रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो शरद पवार ने काफ़ी सालों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व किया, मराठाओं ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर नेतृत्व किया है। दूसरी बात, आप बोल रहे कि लोकतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र है इसी वजह से तो आप पार्टी बना पाए। अगर लोकतंत्र नहीं होता और लोकतंत्र में अगर आपको पार्टी बनाने का अधिकार नहीं होता तो आप पार्टी नहीं बना सकते। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के ऊपर तो प्रतिनिधित्व है ना, महाराष्ट्र में मराठाओं ने प्रतिनिधित्व दिया, मराठाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ प्रतिनिधित्व है, और लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार माध्यम, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज बीजेपी के पास एससी, एसटी के 71 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 131 में से, और आरक्षण के विरोध की बात चल रही है, आरएसएस विरोध कर रहा है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। यहां जगह जगह पर घटनाएं घटित हो रही है। अगर 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन मुद्दों पर कल बीजेपी को अगर छोड़ देते हैं, तो 24 घंटे में बीजेपी 282 में से 76 माइनस करो तो बीजेपी कल ही केंद्र सरकार गिर सकती है। क्या वो 76 अपनी सामाजिक मुद्दों पर अपनी पार्टी के विरोध में विद्रोह कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी उनका सिलेक्शन करती है, बाद में लोग इलेक्शन करते हैं। अर्थात सिलेक्शन पहले होता है, सिस्टम के अनुरूप इलेक्शन बाद में होता है। तो आपकी जो पार्टी है,
जिनको आप कह रहे हो प्रतिनिधित्व, सिंपल ही तरीका है, एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बहुजन समाज का राजनीतिकरण हो गया है। समाज का राजनीतिकरण हुआ है, राजनीति का समाजीकरण नहीं हुआ है। समाज का राजनीतिकरण हुआ है, इसलिए हर आदमी समाज का राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चाहे वो शरद पवार हो सकते हैं, रामदास अठौले हो सकते हैं, लालू यादव हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, शरद यादव हो सकते हैं, कुमारी मायावती जी हो सकते हैं, बहुत सारे। क्या समाज का राजनीतिकरण हुआ? राजनीति के लिए समाज का इस्तेमाल हो रहा है। क्या राजनीति का समाजीकरण हुआ? समाज के मुद्दे पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको चित्र दिखाई देता है तो माना जाए कि रियल में रिप्रेजेंटेशन है। अगर सिस्टम को मजबूत करने के लिए समाज, वो लोग जो हजारों साल जिन लोगों ने इनका शोषण किया, वो लोग नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, नेता समाज का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात पार्टी का प्रतिनिधि समाज के अंदर है, समाज का प्रतिनिधि पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी का प्रतिनिधि समाज के अंदर है, वोटों का जुगाड़ करते हैं। समाज का प्रतिनिधि पार्टी के अंदर नहीं है कि उधर जाकर समाज के मुद्दे पर पार्टी के सामने आवाज उठा सके। अगर उठाना चाहे तो पार्टी व्हिप दे देती है, बोलती बंद हो जाती है। जो अपना फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, विचारों की अभिव्यक्ति, सामान्य नागरिक का अधिकार है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बचा सकते। आप उसको रियल रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि कैसे कह सकते हो? इसके लिए कह रहा हूं, भारत में रियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, केवल मात्र चुनाव होता है। आप चुनाव को लोकतंत्र मानते हैं, प्रतिनिधित्व विहीन लोकतंत्र प्रतिनिधित्व विहीन नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। तो क्या आपके पार्टी में भी इलेक्शन बाद में सिलेक्शन पहले होता है, या इलेक्शन पहले होता है और बाद में सिलेक्शन होता है? हमारी पार्टियों में हम लोग ग्रास रूट के जो यूनिट है हमारे विधानसभा में और लोकसभा में, यहाँ पर जहां भी चाहे कॉर्पोरेट का चुनाव हो, नगर निगम का हो, वहां यूनिट तय करके देता है कि किसको टिकट देना चाहिए। मतलब आपके पार्टी में भी पार्टी के लोग ही डिसाइड करते हैं, ना कि समाज के लोग डिसाइड करते हैं? पार्टी चलाने वाले लोग, हाईकमांड यहां डिसाइड नहीं करता है, पार्टी के प्रतिनिधि डिसाइड कर रहे हैं। वहां हाईकमांड डिसाइड करता है, पार्टी प्रतिनिधि डिसाइड नहीं करता। ये अंतर है। हाईकमांड, वहां पर हाईकमांड जो डिसाइड करता है वो मुख्यमंत्री और PM डिसाइड करता है। सिंपल आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं, आपको ये भी समझ में नहीं आता कि पार्टियां चलाने का काम समाज नहीं करती, फिर तो पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, तो वही मेरा सवाल वही है कि आप अगर दूसरे पार्टी में और अमेरिका हो, दो पार्टी है, तो वहां पार्टी के जो कैंडिडेट है वो डिसाइड करते हैं। 3-4 लोग लड़ते हैं, पार्टी मेंबर, उसको चुनाव जीता है, वो अपोजिट पार्टी के साथ फाइट करता है। अपोजिट पार्टी वाले भी अंदर से जो मेंबरशिप उनकी होती है वो डिसाइड करते हैं 3-4 में से कौन अपोजिट पार्टी के साथ फाइट करेगा। इसका मतलब वहां पार्टी चुनाव लड़ने वाला आदमी हाईकमान के ऊपर निर्भर नहीं है, वो हाईकमान के विरोध में भी आवाज उठाने की उसकी नैतिकता है। क्या भारत में ऐसी नैतिकता है हाईकमान के विरोध में आवाज उठाने की? क्या भारत में पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा? अन्य पार्टियों में, BMP में ये अंतर है। मतलब आपके पार्टी में 2 मतों का अधिकार है, ऐसा कहा जा सकता है कि पहले पार्टी कैंडिडेट कौन होगा। पार्टी यूनिट का प्रपोजल आता है, प्रपोजल के तहत उसको टिकट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, थोपा नहीं जाता। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि 5 साल आपके पार्टी को हो गए हैं, 2012 से 2017 तक। तो इन 5 सालों में आपकी उपलब्धियां क्या है? पार्टी की क्या दिखाएंगे कि ये हमारी पार्टी की उपलब्धियां हैं? 5 साल में अभी हम लोग पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करने में लगे हुए हैं। पार्टी की उपलब्धि यह है कि जिन
लोगों से हमने जिस मदर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरणा लिया है वो मदर ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन है, मासिस का नहीं है। मासिस बड़े पैमाने पर होता है, क्लासेस कम पैमाने पर होता है। उसको आधार बनाकर हम मासिस के लेवल पर स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मीडिया हमारे पक्ष में ना होने की वजह से अन्य पार्टियों ने जो समाज की आदतें बिगाड़ी हुई है, चुनाव आयोग ने भी आदतें बिगाड़ी हुई है। या पार्टी के कैंडिडेट को लिमिट है, पार्टी के कैंडिडेट को लिमिट है कितना खर्च करना है, पार्टी को लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। 50 करोड़ करो, 100 करोड़ करो, 1000 करोड़ करो, 10,000 करोड़ खर्च करो। इसलिए अन्य पार्टियों के पास उद्योगपति और पूंजीपतियों का अनाप शनाप अनकाउंटेड मनी होता है। उसके लिए उनको पब्लिसिटी करना, मीडिया मैनेजमेंट का काम करना पैकेज के नाम पर आसान हो जाता है। और यहाँ हजारों साल से जो अधिकार विहीन लोग लड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बगैर मीडिया के, बगैर रिसोर्स के, मतलब जो साधन हमको जितना चाहिए उस मात्रा में उस समाज में साधन हम लोग निर्माण करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। और हर राज्य में हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोकसभा में शायद इतिहास में पहली बार होगा किसी पार्टी ने अबाव 400 कैंडिडेट उतारा हो। दुनिया के इतिहास में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो 400 कैंडिडेट हम लोगों ने उतारा। महाराष्ट्र के चुनाव में उतारा, हरियाणा के चुनाव में उतारा और दिल्ली में भी उतारा हम लोगों ने, बिहार में उतारा कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश में भी उतारा। हम लोग जितना मेहनत करते हैं हम लोग अगर 100 रुपया खर्च करते हैं तो उसको दबाने के लिए ऑपोजिट जो पार्टियां हैं, व्यवस्था से प्रो सिस्टम जो पार्टियां हैं, 100 रुपये को दबाने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करती है। इसलिए हमारा जो प्रचार प्रसार का मैसेज आम लोगों तक जाना चाहिए, उतना बड़े पैमाने पर नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने संगठन का ढांचा बनाकर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी नेतृत्व को, किसी भी लीडर का एक सर्कल लिमिटेड होता है, समाज बड़े पैमाने पर होता है। नेतृत्व के विचार को, उसके एजेंडा को, उसकी नीति को अगर समाज तक पहुंचाना तो मीडिया बड़ा रोल करता है। अगर अन्ना हजारे को अगर मीडिया ना बताए तो मुझे लगता है 1 साल में लोगों को डाउट हो जाएगा कि अन्ना जिंदा भी है क्या। मीडिया बताता है तो फिर पता चलता हाँ है। मीडिया लोगों तक पहुंचाता है। मीडिया हमारे समर्थन में नहीं है। हमको ना दिखाने के लिए मीडिया को बहुत बड़े पैमाने पर मैनेज किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा तरीका है नेतृत्व के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूसरा तरीका है संगठन। तो बीएमपी अभी संगठन का 5 साल से ढांचा बनाने में लगी हुई है ग्रास रूट पर, जो दीर्घकालीन रहेगा। आपको शायद मालूम नहीं होगा 1951 में जनसंघ बना। वो जनसंघ को रिजल्ट 27 साल के बाद बीजेपी को आया। हमको इतना समय लगने वाला नहीं है। मेरा इसी से जुड़कर एक मेरा दूसरा सवाल है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के आला नेता जो है वो अक्सर ये बोलते हैं भाषणों में कि बामसेफ से प्रेरणा लेकर हमने इस पार्टी को बनाया है। जब मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेफ बनाई थी तब बामसेफ बनाई, उसके बाद में उन्होंने जब 84 में बीएसपी बनाई तो बामसेफ का नेटवर्क उस दौरान मेरे जानकारी के अनुसार 13 राज्यों में और 143 जिलों में था। और उन्होंने बीएसपी बनाई। 1989 में बीएसपी को कुछ सीटें जो है यूपी में वो उनकी उपलब्धि मानी जा सकती है। 84 से लेकर 79 तक 5 साल में 5 साल उनको भी मिले अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए। आपको भी 5 साल मिले हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि मीडिया आज आपको नहीं हाईलाइट कर रही है, नहीं दिखा रही, आपके विचार नहीं पहुंचा रही, तो उस समय की परिस्थिति भी वही थी। आज बामसेफ का नेटवर्क, अगर आपने बामसेफ से प्रेरणा लेकर अगर पार्टी बनाई है तो आज बामसेफ का नेटवर्क 31 राज्यों में और 500 जिलों में है। तो वो जो डिफरेंस है, उनको सफलता हासिल हुई कुछ पैमाने पर, और आपने अब जो राज्य गिनाए
किसी भी राज्य में आपको कुछ सफलता हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई उस समय आपको शायद जानकारी है या नहीं है, पर्टिकुलर 11% उत्तर भारत के चमार कम्युनिटी के लोग जो कांग्रेस ने जगजीवन राम के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, तो जगजीवन राम के विकल्प के तौर पर, जगजीवन राम का एंड था 86 में, और ये पार्टी का उभार हुआ, तो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि ये चमारों की पार्टी है, तो सारे चमार एक साथ लामबंद हो गए। उत्तर भारत के 11%। कांशीराम साहब के समय में ये काम इसलिए आसान था कि डायरेक्ट कांग्रेस से निकालना था, तो दुश्मनों से निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि दुश्मनों की पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, आसान हो जाता है। अगर दुश्मनों की जगह अगर समाज का ही कोई पार्टी है और दुश्मनों का काम कर रही है उसकी विचारधारा पर, तो लोगों में बड़े पैमाने पर भ्रम होता है कि ये तो हमारी पार्टी है ना, अलग बनाने की जरूरत क्या है। अर्थात दुश्मनों से समाज को निकालना आसान होता है, अपनों से निकालना कठिन होता है। और ये महाराष्ट्र में आरपीआई का ये हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में आज भी बीएसपी के लोग सोच रहे हैं कि हमें बीएमपी की आवश्यकता क्यों, क्या जरूरत है। मैं 2 एग्जाम्पल बताया। कांशीराम साहब को कांग्रेस से निकालना आसान था और हमको बीएसपी से लोगों को निकालने के लिए ज्यादा कठिन इसलिए हो रहा है कि हमारी पार्टी है ना, मानकर चलते हैं। यह समस्या उत्तर भारत में कांशीराम साहब के सामने नहीं थी, डायरेक्ट कांग्रेस से निकालना था। और अभी ये हर राज्य में ये समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी गई है, दुश्मनों के माध्यम से बनाए थे, अभी भी बनाते हैं कहीं। फॉर एग्जाम्पल वो बिहार में जाएंगे तो पासवानों को अगर निकालना है तो पासवानों को लीडर मानकर चलते, पासवान कोई। अगर मांझी कम्युनिटी को निकालना है तो जीतन राम मांझी की पार्टी को बोलता है हमारी पार्टी है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, क्रिटिसाइज के लिए नहीं बता रहा हूं। दुश्मनों से निकालना आसान होता है, अपनों से निकालना ज्यादा कठिन होता है। ये समस्या कांशीराम साहब के समय में नहीं था। मैं इस बात को मानता हूं कि आज की तारीख में हमारे पास 10 गुना ताकत है, हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन के पास। नेटवर्क नहीं था उस समय, उन्होंने साइकिलों से बिलवर्क किया, साधन संसाधन है हमारे पास। सोशल मीडिया उस समय नहीं था, आज सोशल मीडिया हमारे साथ है, साधन बड़े पैमाने पर है, विचारधारा और क्लियर, विचारधारा में क्लियरिटी है। लेकिन उस समय ईवीएम नहीं था, आज ईवीएम है। ईवीएम का मुद्दा हम बाद में चर्चा में लेंगे। आज ईवीएम है। अगर ये 2 बातों को आपको समझ में आएगा तो डिफरेंस समझ में आएगा। ईवीएम का जो मुद्दा है हमारे एक विषय है चर्चा का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपने बताया कि बीएसपी से अपने लोगों से काटना और यहाँ पर जोड़ना ये ज्यादा मुश्किल है, तो क्या एक आरोप ऐसा भी लगता है समाज में, ऐसी भी चर्चा होती है कि बीएमपी जो बनाई गई है बीएसपी को कमजोर करने के लिए बनाई है, तो इसमें कितना तथ्य है? आपने जो अभी कहा कि बहुजनों की बहुजन संकल्पना को जब तक कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, वो पार्टी का ग्रोथ बढ़ा। उनके जाने के बाद मायावती ने सर्वजन संकल्पना को स्वीकार किया, पार्टी का ग्राफ नीचे गया। बहुजन संकल्पना से ग्रोथ बढ़ा था, अगर उसको लेके जाते तो और बढ़ता। उन्होंने सर्वजन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद ग्राफ नीचे हुआ। तो ये जो लोग कहते हैं कि बीएमपी बीएसपी को नुकसान करने के लिए बनाई है, मैं उन्हें 2 ही सवाल पूछना चाहूंगा, ज्यादा सवाल नहीं पूछना है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को ही ये पूछा था, पब्लिक मीटिंग में पूछा था, उत्तर प्रदेश की जनता को पब्लिक मीटिंग में पूछा था, ये दोबारा पूछ रहा हूं।
कि कांशीराम साहब ने सूखा रोटी खाकर साइकिलों से राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी। आज पार्टी के पास करोड़ों रुपये होने के बावजूद भी उसका परसेंटेज डाउन क्यों जा रहा है? 2007 में उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी में बहुजन समाज पार्टी थी और 205 विधायक थे 2007 में। 2012 मार्च आते आते 80 पर आ गए। हमने पार्टी दिसंबर में बनाई थी, तो हम मैदान में ही नहीं थे, तो 205 से 80 पर कैसे आए? हम मैदान में थे ही नहीं, तो 80 पर कैसे आ गए आप? और 85 वहां रिजर्व सीटें है, 2007 में 63 थी, 2012 मार्च में 23 बच गई, 40 रिजर्व सीटें भी नहीं बचा पाए। हमने पार्टी बनाई नहीं थी, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, दिसंबर मार्च में हुआ। तो पार्टी को नुकसान किसने किया? ये सवाल है। दूसरा सवाल कि कांशीराम साहब के समय में जम्मू कश्मीर में 15% से ज्यादा वोट था, अभी 1.40% है। पंजाब में 16% वोट था, अभी 4.25% है। 6 एमएलए थे, विरोध पक्ष में थी पंजाब में, एमएलए गायब, वोट परसेंट 4.25 आ गया, 4.25 16 में से। दिल्ली में 15% वोट था, 3 एमएलए थे, एमएलए गायब, अभी 3.25% है। राजस्थान में 5 एमएलए हुआ करते थे और 70% वोट था, अभी वो 3 के अंदर आ गया, एमएलए गायब हो गए। गुजरात में 3% वोट था, 0.75 आ गया। महाराष्ट्र में एक समय था 5% के इर्द गिर्द वोट पहुंच गया था, 2.25 तक आ गया। मध्य प्रदेश में 11% वोट था, 3 एमपी थे, 9 एमएलए थे, एमपी गायब, एमएलए गायब, वोट परसेंट 6 के इधर आ गया। बिहार में 5 एमएलए थे, 7% वोट था, 3 के अंदर आ गया। और 2007 में 31% वोट था, 2012 मार्च में वो कम हो गया, 25% हुआ। लोकसभा के आते आते 19 हो गया और लोकसभा में 30 साल के बाद 0 हो गया। तो ये जो ग्राफ साधन नहीं था तब कांशीराम साहब ने यहां तक पहुंचाया था। आज वो ग्राफ अपने आप सारे ऑल इंडिया में नीचे जा रहा है। हमने पार्टी नहीं बनाई तब आपका पूरे देश में परसेंटेज कम क्यों हुआ? अगर आरोप आप बीएमपी के पर लगा, बीएमपी मैदान में ही नहीं है और आप दिन ब दिन आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आप कौन से आधार पर कह सकते हो कि बीएमपी बीएसपी को नुकसान करने के लिए बनाई पार्टी है? सही बात है, लेकिन जो अभी बीएसपी की हालत हुई है, उनकी नीतियां है, उनके उद्देश्य है, उनकी विचारधारा में जो परिवर्तन आया है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको उनकी हालत पर छोड़ देना चाहिए। बहुजन समाज 85% है, तो बहुजन समाज जो लोग बीएसपी में है, जैसे आपने पहले बात की कि शत्रु से काटकर अपने में मिलाना ये आसान है, तो आपको कांग्रेस के लोगों को काटकर यहाँ लाना चाहिए, बीजेपी को लोगों को काटकर यहाँ लाना चाहिए, ना कि बीएसपी है या जेडीयू है या और भी जो दल है बहुजनों के, उनको उनकी हालत पर छोड़ देना चाहिए और जो शत्रु से काटकर आपको यहाँ पर लाना चाहिए। उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? हमारे मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं, अन्य पार्टियों ने जो 70 साल में नहीं उठाया, हम किसी भी राजनीतिक नेता का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, नीतिगत विरोध करते हैं। और उनकी नीतियां और हमारी नीतियों में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस से भी आ रहे हैं, विकल्प के तौर पर लोग आरपीआई से भी आ रहे हैं। पिछली बार आपने महाराष्ट्र में देखा होगा। विकल्प के तौर पर बीएसपी से भी आ रहे हैं, विकल्प के तौर पर अलग अलग पार्टियों से लोग आ रहे हैं। हम शत्रु से काटने से ज्यादा, क्योंकि स्वार्थ और लालच से किसी को जोड़ते नहीं, क्योंकि स्वार्थ और लालच हमसे ज्यादा वो लोग दे सकते हैं, उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम उद्देश्य और विचारधारा और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो समाज की नीतियां जो 70 साल में दुश्मनों ने हमारे समाज के विरोध में जो नीतियां बनाई,
उनके उन नीतियों को उजागर कर हमारी नीतियां समाज में लेके जाते हैं। उन उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर, नीतिगत नीतियों के आधार पर लोग हम लोगों से जुड़ते हैं और ये परसेंटेज लोगों का झुकाव कंटिन्यू है और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। हम उन नेताओं के भरोसे पर समाज को नहीं छोड़ सकते। आप कहते हो कि मायावती जी के भरोसे पर छोड़ दीजिए या फिर आप पासवान जी के भरोसे पर छोड़ दीजिए, आप रामदास अठौले के भरोसे पर छोड़ दीजिए, शरद पवार जी के भरोसे पर। नेताओं के भरोसे पर हम समाज को नहीं छोड़ सकते। और एक और गंभीर बात बताता हूं, जब जब जिस नेता ने समाज की लड़ाई लड़ी, लोगों ने साथ दिया है। इस समाज में जब नेताओं ने लड़ाई लड़ी सामाजिक मुद्दे पर, लोगों ने साथ दिया है। अर्थात तो समाज ने नेताओं के साथ गद्दारी नहीं किया है। नेताओं ने समाज को, नेताओं ने दुश्मनों से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, समाज को छोड़ दिया। समाज ने नेताओं को नहीं छोड़ा। कांशीराम साहब आए, उनको साथ दिया, जो नेता है उनको साथ दिया पूरे तन मन से। नेताओं ने समाज को धोखा, नेताओं ने समाज को छोड़ा है, फिर समाज ने नेताओं को छोड़ दिया। वो नेतृत्व विहीन समाज के पास विकल्प के तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी हम लेके जा रहे हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं और वो समाज को विकल्प की जरूरत थी, वो विकल्प हम लोगों ने निर्माण किया है। मेरा अगला सवाल है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन और जितने भी आला नेता है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं या उसके समस्याओं को लेकर सॉल्यूशन देने की बात करते हैं। लेकिन जो गांव स्तर के लोग हैं, जो छोटे मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर पार्टी कोई प्रचार या कोई आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वहां से ही आपको मैन पावर। पार्टी का जो भी संगठनात्मक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, संगठन होगा तो संगठन के माध्यम से हम आंदोलन कामयाब कर सकते हैं। अब ये जो जगह जगह मुद्दों पर जो आंदोलन हो रही या विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मीडिया में ना होने की वजह से, मतलब आपका कहना नहीं किया जा रहा है। अब आपके पुणे में ही 2 दिन पहले का अखबार देख लो, शायद रोडवेज के संदर्भ में 12,000 कर्मचारियों के लिए एजिटेशन हुआ। क्या टीवी वालों ने बताया? नहीं, मेरा सवाल आपके पार्टी से रिलेटेड है कि आपकी पार्टी, आपका ये कहना है कि आपकी पार्टी आंदोलन करती है और मीडिया उसे नहीं दिखाता? मीडिया नहीं दिखाएगा ना, इसलिए हम लोग वो आंदोलन के तौर पर समाज को तैयार नहीं करने का काम ग्रास रूट पर जाकर यूनिटें बनाकर और पार्टी का ढांचा बनाकर स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं नेशनल लेवल का। कोई भी नेशनल लेवल का अगर संघर्ष करना है तो संगठन के बगैर हो नहीं सकता। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टी अभी कार्यरत है, पूरे विधानसभाओं में, जिलों में यूनिटें बन रही है, शाखाएं बन रही है और समाज के साधनों के माध्यम से बन रही है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग साहब से। आइए इस सवाल का जो सिलसिला है वो हम लोग जारी रखते हैं। हमारा अगला सवाल है, अभी किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक पंजाब और हरियाणा में चल रहा है। तो इस किसान कर्ज मुक्ति के लिए या कर्ज माफ़ी जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? किसानों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर एजिटेशन जो हो रहा है,
मूलतः किसान विरोधी नीतियों की वजह से है। पहले बजट में 13% किसानों के लिए प्रावधान था, 70 साल में 13 का 26 नहीं हुआ, 1.5% हो गया। क्योंकि वर्तमान जो भी कांग्रेस या बीजेपी गवर्नमेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्होंने कॉरपोरेट और उद्योगपतियों को ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रावधान दिया है और किसानों को संकट में डाला हुआ है। क्योंकि किसान अगर भुखमरी का शिकार होगा या फिर कर्जदार होगा तो जमीनें बेचेगा उद्योगपतियों को, तो सरकार की नीतियों की वजह से है। 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है 95 से 2015 तक। हर आधे घंटे में एक किसान ने आत्महत्या किया है। किसान जो संघर्ष कर रहा है कर्ज माफी के लिए, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों के लिए 2 एजेंडा है। वो एजेंडा बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 जुलाई 1947 को प्रस्ताव के तहत जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा कि इस देश में लैंड सीलिंग एक्ट बनना चाहिए, भूमि आयोग बनना चाहिए, भूमि की मर्यादा तय हो और उससे अतिरिक्त भूमि कोई रख नहीं सकता, और भूमि विहीन लोगों में वो भूमि देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और बिचौलिया सिस्टम बंद होना चाहिए। देश में अगर कंपनी का माल है तो उसका प्राइस कंपनी के मालिक डिसाइड करता है, अगर बाटा हो या फिर सैमसंग हो या कोई भी। किसान अपने माल का रेट फिक्स नहीं कर सकता, कंपनी का मालिक अपने माल का रेट फिक्स करता है, किसान नहीं करता है। कौन करता है? लेने वाला। भाई इतने में देना है तो दे, नहीं देना है तो जाओ। बिचौलिया सिस्टम बंद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को इसको रिजेक्ट किया कि संभव नहीं है। दोबारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 सितंबर 1954 को राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया, भूमि आयोग बनना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने एजेंडा रखा है कि इस देश में भूमि आयोग बनना चाहिए। अभी एक सर्वे आया था नेशनल लेवल पर, 52.5% ओबीसी के पास केवल 4% जमीन है। शेड्यूल कास्ट के पास 0.5% जमीन है, शेड्यूल ट्राइब के पास 0.5% जमीन है, मुस्लिम के पास 1% जमीन है। अर्थात 85% लोगों के पास केवल मात्र 6% जमीन है और 15% के पास 94। इसलिए पार्टी ने मुद्दा उठाया इस देश में भूमि आयोग बनना चाहिए, भूमि की मर्यादा तय हो, अतिरिक्त भूमि जब्त करके भूमि विहीन लोगों में देना चाहिए, एक मर्यादा तय हो। केवल भूमि देने से और सहायता देने से भी वो मार्केटिंग व्यवस्था में किसानों का कुछ भी ना होने की वजह से उनको लागत का उपज मिल नहीं रहा है। इसलिए बीएमपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक मुद्दा उठाया, कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, 10 गांव में एक उद्योग होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, अगर किसान ने गेहूं पैदा किया, होलसेल में 18-19 रुपया है, पैदावार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो अगर गेहूं बड़ी बड़ी बिस्किट की फैक्ट्रियों में पहुंच जाता है, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे पार्ले हो, चाहे क्रैकजेक हो, और भी बहुत सारी कंपनियां होगी, अपने आप 200-250 किलो हो जाता है। 19 रुपए की चीज 250 रुपया मैन्युफैक्चरिंग से। आलू अगर 10 रुपया है और अगर अंकल चिप्स बन गया तो 200 रुपया 100 ग्राम का है, 200 रुपये किलो हो जाता है 10 रुपये का। टमाटर 10 रुपया है, अगर टमाटर कैप्चर बन गया, सोर्स बन गया, 100 रुपया हो जाता है।
अर्थात इस देश में किसान जो पैदावार करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, मैन्युफैक्चरर जो है उसको उसका कहीं गुना ज्यादा बेनिफिट होता है। जो मक्का है वो गांव देहात में 2-3 रुपया किलो है, अगर पॉपकॉर्न बन जाता है, आपने देखा होगा 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 3 रुपये की चीज। कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए, 10 गांव के बीच में एक उद्योग लगना चाहिए और उसकी व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए और 10 गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए और उसका मैन्युफैक्चरिंग वहीं से मार्केटिंग होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो बिचौलिया सिस्टम है अनाप प्रॉफिट कमाते हैं और वो जो कमाए हुए प्रॉफिट के आधार पर वोट खरीदते हैं वो बंद हो जाएगा। किसानों के पसीने के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर अनाप पैसा होता है, उन पैसे से वोट भी किसानों को खरीदे जाते हैं और किसानों के विरोध में नीतियां बनाई जाती है। ये जो बेसिक अगर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उसके समर्थन में नीतियां बनाना होगा। केवल रोड पर आने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इस संदर्भ में किसानों को बड़े पैमाने पर जागृत करने से, जो जिन सरकारों से आप उम्मीद करते हो उन सरकारों की नीतियां आपके लिए कौन सी नीतियां हैं, अगर ये बातें समझ में आ जाए तो किसान अगर उन पार्टियों से विमुख हो जाते हैं तो मुझे लगता है भारत में बड़े पैमाने पर किसान जो है गांव-गांव तक वो उन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देते, अगर समर्थन अपना खींच लेते तो किसानों की समस्या पैदा नहीं होगी। देश में बीजेपी कांग्रेस जो भी समस्या पैदा करती है बहुजनों के समर्थन से समस्या पैदा करती है। अगर उनकी समर्थन अगर उनको ना मिले तो समस्या पैदा करने की उनकी औकात है नहीं। तो इसीलिए उन लोगों को हम जागृत करने में बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। अभी आपने कहा कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी ही महाराष्ट्र में जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में जो किसानों का आंदोलन चला, मतलब जो शुरुआती दौर में महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ, तो उस आंदोलन में शामिल होने का, सक्रिय तरीके से शामिल होने का अभी एक अभियान उन्होंने शुरू किया या एक ऐसा मैसेज उन्होंने फैलाया कि हमने इस आंदोलन में सहभागी होना है। मैंने जो आपको बताई वो बातें नीतिगत है। नीतिगत बातें सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती। सामान्य लोग सामान्य तरीके से उम्मीद करते हैं कि दूसरी पार्टियां हमारे लिए संघर्ष कर रही है, आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही। जो पार्टियां चाहे कांग्रेस संघर्ष करती है, राहुल गांधी जाता है, शरद यादव जाता है या और कोई भी जाता है, क्या पार्लियामेंट में उनके समर्थन में नीतियां बना रहे? क्या रोड पर आने से उनकी समस्याओं का समाधान होगा? लेकिन आम लोगों की जो मेंटालिटी बनी है कि आपकी पार्टी तो हमारे लिए कुछ नहीं करती, इसके लिए सामान्य लोगों का विजन इतना डेवलप नहीं होता कि वो पॉलिसी समझ पाए। इसके लिए बीएनपी ने भी वो रोल अपनाया, कम से कम उनके बीच में जाकर उनको पता चले कि हमारे लोगों के लिए ये लोग भी कुछ कर रहे हैं। जब जाएंगे तो हमारी बात सुनेंगे तो दो नीतियों को डिफरेंस समझ में आएगा। इसलिए हमारी पार्टी ने ये प्लान बनाकर उनके बीच में जाकर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहकर और उसके बाद उनका प्रबोधन कर उन पार्टियों की नीति और हमारी नीतियों में क्या अंतर है, उसके लिए लोगों के बीच में जाना तो होगा। उसके तहत बीएनपी ने ये रोल प्ले किया है। तो किसानों को उनकी समस्याओं के बारे में और केंद्र जो उनकी विरोध में नीतियां बना रहा है उसके बारे में किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो क्या बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से कोई राष्ट्रीय स्तर का या राज्य के स्तर पर कोई ऐसा जागृति का अभियान शुरू किया है या शुरू करने की तैयारी? सारे जहां पर चुनाव हुए, चाहे लोकसभा हो विधानसभाओं में, उनमें आप किसान संबंधित नीतियों के जो मुद्दे हमने जिन मुद्दे लेकर हम लोगों ने मैनिफेस्टो में गए वो लिखित में है। अगर उन मुद्दों की नकल भी अन्य पार्टी अगर कर ले, नकल भी, अमल तो बहुत दूर की बात है, नकल भी करके दिखाए तो भी केवल आश्वासन देकर दिखाए, नहीं अमल करेंगे तो किसान अलग हो जाएंगे। ये उनकी समस्याओं का समाधान पॉलिसी से रिलेटेड है।
हमारे लोग समस्या की जिक्र ज्यादा करते, समस्या निर्माण करने वालों की जिक्र बिल्कुल नहीं करते। इसी वजह से बार बार समस्या निर्माण करने वालों के झांसे में फंसते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि किसानों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान आपने शुरू किया है या शुरू करने? जागरूक करने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए किसानों के मुद्दों पर जहां आवश्यकता पड़ती है, पार्टी उनके बीच में जाकर उनके मुद्दों पर बात करती है। मतलब फौरी तौर पर कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया है? जब तक हमारा राष्ट्रीय स्तर का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तब तक बड़े नेशनल लेवल का संघर्ष कामयाब हो नहीं सकता। और बगैर तैयारी के लिए हम संघर्ष करते हैं, और अगर वो मान लीजिए कि वो ताकत तो समाज को दिखाई नहीं देती तो समाज का मनोबल गिरता है। इसलिए हम लोग ताकत निर्माण करने की प्रक्रिया में अभी है। एक ताकत निर्माण करना होता है प्रक्रिया, और बनाई हुई ताकत का प्रदर्शन करना होता है। अभी ताकत निर्माण करने की प्रक्रिया बीएमपी की चल रही है। ताकत निर्माण होते ही देश में संघर्ष आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छी बात है। बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है और एक बड़े संघर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने शुरू में उठाया था या आपके सवाल मैंने नहीं उठाया, सवाल पूछने का अधिकार आपके पास है। आपने जो बात रखी थी ईवीएम की, तो हम इस मुद्दे पर हम लोग अभी से चर्चा करने वाले हैं। तो भारत में बहुत बड़ा बवाल ये 5 विधानसभा के चुनाव के बाद हुआ। उसमें बहन मायावती, केजरीवाल, कुछ हद तक लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, इन्होंने भी ईवीएम के मुद्दे पर सवाल खड़े किए, आशंका जताई। इसमें कहीं बहुजन मुक्ति पार्टी दिखाई नहीं दी। हालांकि 2014 में बहुजन मुक्ति पार्टी का बड़ा ईवीएम के विरोध में कैंपेनिंग चलाने में रोल था, लेकिन ये इस माहौल में बहुजन मुक्ति पार्टी दिखाई नहीं दी। लोकसभा के चुनाव के बाद सबसे पहले इस देश में अगर ईवीएम का मुद्दा उठाया हो तो 20 जनवरी 2015 ईवीएम का अर्थी उठाओ आंदोलन पूरे देश में बहुजन मुक्ति पार्टी ने ही चलाया। ये बात बहुजन मुक्ति पार्टी को उस समय समझ में आ गई थी लोकसभा के चुनाव के बाद। अब ये बात समझने के लिए मायावती को, केजरीवाल जी को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को समझने के लिए 3 साल लग गया। जो बात हमने 15 में उठाई थी, और इस मुद्दे पर कोर्ट में भी चुनाव आयोग को हमने चुनौती दी। देश भर में चुनाव आयोग के विरोध में अभियान चलाया है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता। लोकतंत्र चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी अमल नहीं करता। यह अभियान तो हमने पहले चलाया हुआ है। फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि हम लोग समाज के बीच में जो सीमित साधनों से अभियान चलाते हैं, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट उनकी फेवर में होने की वजह से वो आपको ये कुछ नहीं कर रहे। अब आपको जानकारी होगी तो 2015 का, आप 20 जनवरी 2015 का सोशल मीडिया पर देख लो किन्होंने मुद्दा उठाया। ये मुद्दा आपने ही उठाया है, लेकिन इस माहौल में बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई अभियान नहीं दिखा। इस माहौल में बहुजन मुक्ति पार्टी का भी अभियान चल रहा है। मदर ऑर्गेनाइजेशन जो 5 करोड़ सिग्नेचर कैंपिंग का अभियान चला रखा है, पूरी पार्टी उस सिग्नेचर कैंपिंग में अपने अभियान के तहत उसमें शामिल है सारे कार्यकर्ता। मेरा दूसरा सवाल है कि ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं मिल रहे बीएमपी को, और ये प्रचार हम लोग कर रहे हैं, मतलब बीएमपी के लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैंडिडेट कैसे मिलेंगे? मतलब आप ही बोल रहे हैं कि वोट नहीं मिलेंगे, और जो कैंडिडेट है वो क्यों आपके टिकट पर आपके पार्टी की तरफ से खड़ा होगा? क्योंकि उसको पहले ही आपने बताया कि आपको वोट नहीं मिलने वाले। तो ऐसे में कैंडिडेट जो आपको चाहिए वो कैसे मिल सकते हैं? ईवीएम के माध्यम से बीएमपी के वोट वो लोग उन्होंने फिक्स किया हुआ है वोट नहीं निकालने का। कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएम का गड़बड़ी नहीं हो सकती,
सीधा और सिंपल तरीका है। आपकी तरह ही मीडिया वालों ने पूछा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। उनको हमने जवाब दिया था, जो लोग यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट और उपग्रह को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ईवीएम उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। जो लोग भारत की 2,17,000 एटीएम मशीनों को एक दिन में फिक्स कर सकते हैं कि 2400 से ज्यादा नहीं निकलेगा नोटबंदी के वक्त, चाहे आप एटीएम कार्ड मुंबई लेके जाओ चाहे दिल्ली लेके जाओ, 2,17,000 मशीनों को एक दिन में फिक्स कर सकते हैं। कितना नोट निकलेगा, तो कितना वोट निकलेगा फिक्स नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हैकिंग नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं पेट्रोल पंप भी इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता, कंप्यूटर भी नहीं जुड़ा होता। पेट्रोल पंप में चिप आप डाल देते हो, 1000 का पर्ची भी निकलेगा, 1000 में कितना लीटर होता है वो भी आएगा, और अंदर 750 का डीजल होगा, वो भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये भी अभी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया चैनल टीवी ने बताया। तो पत्रकारों का ये कहना था, क्या चाहते हो? हमने कहा बैलेट पेपर। बोला आपको मालूम है बैलेट पेपर में कागज कितना लगता है, कितने पेड़ पौधे काटना पड़ता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का ध्यान करना चाहिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि जितना 5 साल में बैलेट पेपर में कागज नहीं लगता चुनाव में, उतना एक दिन के अखबार में लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, दैनिक भास्कर, जितने भी अखबार, एक दिन में इतना कागज लगता है। तो पत्रकारों को ध्यान करना चाहिए पर्यावरण का, पेड़ पौधों का। अखबार बंद कर दो फिर। तो उन्होंने कहा बैलेट पेपर से क्या 20 दिन हम गिनती कर रहे, संख्या कितनी है? मैंने कहा नोटों को अगर गिनने का मशीन बना सकते हो तो बैलेट पेपर साइज का भी मशीन बना सकते हो वोटों को गिनने का। अगर नोट गिन सकते हो तो वोट नहीं गिन सकते। अब रही बात ईवीएम से वोट वो लोग लिमिट कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य केवल मात्र चुनाव तक सीमित नहीं है। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये जनरेशन की लड़ाई है। और जनरेशन की लड़ाई के लिए जो मुद्दे हम उठा रहे हैं आने वाली जनरेशनों के लिए, वो कैंडिडेट को हम समाज को जाकर बताते हैं, तो जो मुद्दे हम लोगों के दिमाग में डालते हैं उसको कैसे आप निकाल पाओगे? वोट नहीं निकाल पाओगे। हमने लोगों के दिमाग में मुद्दे डाल दिए। पार्लियामेंट में विरोध पक्ष कोई है नहीं। इस मुद्दे पर कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अभी तक ईवीएम के मुद्दे पर बोला ही नहीं। विरोध पक्ष है नहीं पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में विरोध पक्ष में कोई नहीं है तो कम से कम समाज के अंदर होना चाहिए, और समाज के अंदर ओरिजिनल विरोध पक्ष बीएमपी है। तो हम आने वाली जनरेशनों के लिए जो मुद्दे और नीतियां उठा रहे हैं उसके आधार पर कैंडिडेट को मालूम होने के बावजूद भी हमारा नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी से, हमारी पॉलिसी और विचारधारा से प्रेरित होकर कैंडिडेट मिलता है। और इसके सबूत है सारे। हम चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में 200 सीटों पर चुनाव लड़े, 160 कैंडिडेट खड़े किए। अगर लोकसभा का अनुभव होता तो एक भी कैंडिडेट ना मिलता। बिहार में हमने खड़े किए, उत्तर प्रदेश में खड़े किए अबाउट 50%। कैंडिडेटों को प्रेरित करने के लिए हमारे मुद्दे ही काफी है, क्योंकि ये लड़ाई इलेक्शन की नहीं है, आने वाली जनरेशन की है। इसके लिए कैंडिडेट मिलते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, जैसे ईवीएम को लेकर केजरीवाल ने सवाल उठाए विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में हैक करके दिखाया। बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग तस के मस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से अपनी बात पर इतना अड़िग है कि वो हिल नहीं रहा है। उन्होंने हैक करके दिखाया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हैक नहीं हो सकती। और उन्होंने अभी लॉ मिनिस्ट्री को एक लेटर दिया है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि हमें न्यायपालिका जैसे अधिकार मिले,
मतलब अगर आपने रोड रास्ते पर अगर ईवीएम का विरोध किया या चुनाव आयोग पर अगर कोई एलिगेशन लगाए या कोई अनाप शनाप अगर बयान दिया तो चुनाव आयोग आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जैसे कोर्ट जज जो होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप पर केस कर सकता है, वैसे चुनाव आयोग अभी ने मांग की है, उस पर लॉ मिनिस्ट्री विचार कर रही है। लेकिन ऐसे चुनाव आयोग से आप कैसे निपटारा कर सकते हैं आने वाले 2019 के चुनाव में? चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज पार्टी को बुलाया है करने के लिए, मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया। बीएनपी मान्यता प्राप्त दल नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी है। नहीं तो आपका सवाल ये भी हो सकता है आप क्यों नहीं गए। उन्होंने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और प्रादेशिक मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया था और उन्होंने विदाउट उसको ईवीएम मशीनों को बगैर खोले हाथ लगाया आप हैक करके दिखाओ, संभव नहीं है। केजरीवाल ने वही बोला कि उसकी शर्तें जेन्युइन नहीं है। और एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का मोबाइल अगर मिल गया और उसमें लॉक लगा हुआ है तो आप पासवर्ड के बगैर लॉक कैसे खोलोगे? और आप मोबाइल की दुकान पर जाओगे कि इसको लॉक खोलना है तो उनको आप बोलोगे कि बगैर मोबाइल खोले लॉक खोल दे। अबे तो उसके पास पासवर्ड नहीं है तो मोबाइल खोलेगा ना बगैर पासवर्ड के। तो उन्होंने खोलने की मनाही के साथ बोला, इसी वजह से केजरीवाल ने भी मना किया। नौटंकी बड़े पैमाने पर हुई। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग को उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा है कि हमें कंटेम्प्ट का अधिकार दिया जाए कि चुनाव आयोग के विरोध में जो लोग बोलते हैं, अगर न्यायपालिका की तरह उनको ये अधिकार चाहिए, विशेषाधिकार जजों की तरह, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो आपको मालूम होगा संविधान ने प्रावधान किया है उनको भी निरंकुश नहीं रखा है। पार्लियामेंट उनके ऊपर महाभियोग चला सकती है अगर वो नियंत्रण से बाहर जाते हैं या संविधान के विरोध में कोई फैसला देते हैं। अगर चुनाव आयोग को ये अधिकार चाहिए, उनकी ये डिमांड है, तो हमारी डिमांड है फिर चुनाव आयोग पर महाभियोग चलाने का अधिकार जनता को दिया जाए। हमें विशेष अधिकार चाहिए चुनाव आयोग के विरोध में कोई ना बोले इसके लिए कंटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो चुनाव आयोग को ये अधिकार अगर वो मांग रही है तो जनता को चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव आयोग अगर गलत करता है तो उसको बिल्कुल निरंकुश नहीं रखा जा सकता, उसके ऊपर महाभियोग चलाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। अगर इस शर्त के साथ अगर होता है तो चुनाव आयोग ले ले विशेष अधिकार। हमें भी विशेष अधिकार मिलना चाहिए महाभियोग का चुनाव आयोग के विरोध में चलाने का। अभी तो लॉ मिनिस्ट्री को सोचना है, उसकी डिमांड है तो हमारी भी डिमांड है। दूसरा सवाल है, ईवीएम एक पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2013 में आया है। उसके बाद लगातार वीवीपीएटी लगाने की मांग चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से की। केंद्र सरकार ने अभी 3000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए हैं वो वीवीपीएटी लगाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वीवीपीएटी लगाने के बाद भारत में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे? नहीं हो सकता। लोकसभा के कई हमारे पास अनुभव है। अमरावती में वीवीपीएटी लगा हुआ था और हमारे कैंडिडेट को 0 वोट निकला, उसके परिवार का भी वोट नहीं निकला। ऐसे बहुत सारे पूरे भारत में अनुभव हो गया है। वीवीपीएटी लगाने के बाद भी मैंने इसके लिए पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल भी दिया। पर्ची में आपको 1000 रुपया बताया जाएगा, लीटर भी बताया जाएगा और अंदर अगर नहीं हुआ तो बैलेट पेपर ही इसका सॉल्यूशन है। दुनिया के जितने भी विकसित देश है वो अगर बैलेट पेपर को मान्य करते हैं तो फिर चुनाव आयोग को क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में
जिनके ऊपर दुनिया में जो आरोपी होता है, जिनके ऊपर आरोप होता है, वो जज हो नहीं सकता। अगर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता, चुनाव आयोग अपने से ही जज बनकर बैठा हुआ है। आरोपी जज बन नहीं सकता, दुनिया का सिद्धांत है न्याय प्रक्रिया का। आरोपी जज नहीं बन सकता, जज कोई थर्ड पार्टी होता है। या तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है और चुनाव आयोग खुद ही जज बना बैठा है, अजीब बात है भाई। और जज जैसे अधिकार भी मांग रहा है। आरोपी जज होने का अधिकार भी मांग रहा है कि हमारे विरोध में कोई कुछ ना बोले। ये भी एक तो ईवीएम अभी वीवीपीएटी तरीका है, अजीब तरीका है। चुनाव आयोग अगर बोलता है इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो फिर केंद्र से चुनाव आयोग को 3000 करोड़ की मांगने की जरूरत क्या महसूस हुई? जब आप कह रहे हो कि इसमें गलत हो ही नहीं सकता, तो 3000 करोड़ सैंक्शन कराने की जरूरत क्या हुई? कांग्रेस बोल नहीं रही है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोल नहीं रहा है, बीजेपी का बोलने का सवाल ही नहीं है। अगर बीजेपी ये कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, ज्यादा मेंबर है, और मैनेजमेंट गुरु अमित शाह है, खुद मैनेजमेंट गुरु, और मोदी की लहर है। तो अगर मैनेजमेंट गुरु तुम्हारे पास है, मोदी की लहर है, और दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो एक बार बैलेट पेपर का मांग करके तो दिखाओ, बोलो ना। बोले अमित शाह कि बैलेट पेपर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हाँ बैलेट पेपर से हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा तो खुद मैनेजमेंट है, तुम्हें तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। क्या बीजेपी के इतने धुरंधर जो नेता अपने आप को मानते हैं, बैलेट पेपर होना चाहिए, हमें दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट देने की भी हिम्मत कर सकते हैं क्या? हमारी पार्टी का कुछ भी नहीं है, फिर भी हम चैलेंज करें। केवल ये आप स्टेटमेंट दो कि हमें बैलेट पेपर से कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में बैलेट पेपर हो। आपकी बड़ी पार्टी है, ग्रासरूट बुद्ध मैनेजमेंट के गुरु है आपके साथ, आपके साथ प्रधानमंत्री की लहर है, आपके साथ दुनिया का ज्यादा बड़ी पार्टी है, फिर भी बैलेट पेपर से डर रहे हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस नहीं उठा रही है, तो बीजेपी को तो अपना इतना स्किल है उसके पास, तो उठाना चाहिए। ना यूपीए उठा रही है, ना एनडीए उठा रही है। मुझे लगता है ईवीएम के मुद्दे पर दोनों का कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, उनकी पार्टी की क्या बात है, ईवीएम के मुद्दे पर उनकी क्या राय है, वो हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नहीं बताया, ये जनता के लिए बताया है, शायद आपको ये मालूम नहीं पड़ा। दूसरा सवाल जो है कि ईवीएम अभी सितंबर 2018 तक चुनाव आयोग कहता है कि 20 लाख ईवीएम को हम लोग 20 लाख वीवीपीएटी लगाएंगे और उसके बाद का हर चुनाव वीवीपीएटी से होगा, और आपका वीवीपीएटी पर विश्वास नहीं है। आप अब भी यही मानते हैं कि वीवीपीएटी लगाने के बावजूद भी उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इस ऐसे में आपका अगला एक्शन क्या होगा? 2019 के चुनाव में ईवीएम को लेकर आपको अगला एक्शन क्या होगा? हम 5 करोड़ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं सिग्नेचर कैंपिंग ईवीएम के विरोध में। 5 करोड़ परिवारों को अगर हम मैनेज करते हैं और 5 करोड़ परिवारों को अगर ये हम लोग समझाने में कामयाब होते हैं, और एक परिवार में अगर 4-5 लोग होते हैं, 4-5 वोट होते हैं, तो ये 20-25 हजार परिवार, 20-25 हजार लोगों तक हमारा मैसेज जा सकता है ईवीएम के विरोध में, और इस देश में बहुत बड़ा ईवीएम के विरोध में एक माहौल तैयार किया जा सकता है, जो शायद जन आंदोलन का बड़ा एक कारण बन सकता है। अन्य देशों में जन आंदोलन के लिए बहुत बड़े कारण बने हैं, भारत में जन आंदोलन का अगर कोई कारण बनेगा, मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएम भारत में जन आंदोलन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। दोस्तों, ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एवन टीवी चैनल के एक विशेष कार्यक्रम में।
हम चर्चा कर रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विवल मातंग साहब से। सवालों का सिलसिला यूं ही चालू रखते हैं। हमारा ईवीएम के मुद्दे पर हमने बहुत गहराई से इस मुद्दे पर चर्चा की है, बहुत जानकारी उनसे मिली। हमारा अगला सवाल है 2019 के चुनाव के बारे में। तो 2019 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किस तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी? 2019 में बीएमपी चुनाव लड़ेगी। तैयारी के संदर्भ में 19 को अभी समय है। उस समय की परिस्थितियां, उस समय का सिचुएशन के आधार पर ये जानकारी आपको दी जाएगी कि चुनाव की उस समय की सिचुएशन क्या होगी। हम लोगों ने लगातार लोकसभा में चुनाव लड़ा, अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं में चुनाव लड़ा और जिन बूथों तक पहुंचे, बूथ कवर किए, उसको मजबूत कर रहे हैं और अनकवर बूथों तक हम जा रहे हैं। 1.5 साल में और हमारे पास समय है, तो 100% बूथों को कवर करने का प्लान हमारा चल रहा है। उसमें से कहीं इसी सीटें स्पॉटिंग कर जो 100% बूथों को कवर कर रहे हैं 1.5 साल से। अभी कई जगह हमारे बूथ कवर हो गए विधानसभा में, तो उन मेहनत के विधानसभाओं के बूथों को ही कंसोलिडेट करते हो तो लोकसभा के बूथ होते हैं, बाहर से बूथ आते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बूथ से अगर एक विधानसभा में 150-200 बूथ हो गए और उस एरिया में लोकसभा में 6 विधानसभा है, तो हो गया 1200 बूथ, 1700 बूथ होते हैं, 1800-1900। बाकी के बूथों को हम जो जहां पर है वहां मजबूत कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां पहुंचने का हम टारगेट करके काम कर रहे हैं। और ये मजबूत बुनियाद बनाने के बाद 19 में हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे। 2014 के चुनाव में हमारी पार्टी नहीं थी, पर्याप्त समय नहीं मिला, पर्याप्त साधन नहीं थे और नई पार्टी होने की वजह से राजनीतिक अनुभव भी 2014 में कम था। और इस 5 साल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उतार चढ़ाव और चुनाव देखने के बाद उस अनुभव का अब 19 में हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। तो 19 में पूरी ताकत के साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सफलता के कितने चांसेस है? ये 19 में बताया जाएगा। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि 8वीं तक बच्चे को 8वीं या 9वीं के बच्चे को आप कहोगे कि आप मेडिकल साइंस में जाओगे तब कितना परसेंटेज आएगा, बेवकूफी का सवाल हो जाएगा। वो आप पहुंचने के बाद उसकी तैयारी के आधार पर है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, अगला और आखिरी सवाल है। आप 5 साल की पार्टी बनाई है और 5 साल के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं हम लोग की तैयारी है और हम लोग चुनाव में उतरेंगे। आरपीआई पिछले 50-60 सालों से पार्टी चला रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी उनमें इतनी आत्मविश्वास उनमें उतना नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में या इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोकसभा का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ सके। आरपीआई तो लोकसभा में बीएमपी ने जितना कैंडिडेट उतारा उसका आधा भी नहीं उतार पाई होगी। चुनाव आयोग का आंकड़ा होगा। अब जो आरपीआई की कंपेयर आप बीएमपी से कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आरपीआई के लोग आरपीआई को मजबूत करने से ज्यादा उन लोगों ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस को मजबूत ज्यादा किया। आजकल बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और बहुत बार ये सुना हुआ है, पब्लिक मीटिंगों में भी एक बार रामदास अठौले जी ने एक बात कही कि कांग्रेस ने मेरा 20 साल इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं। कुछ आरपीआई के लोगों ने मुझे पूछा, तो मैंने उनको जवाब दिया, ये आधा सच्चे 50% है, 50% नहीं है। कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल 20 साल किया, 50% सच है,
लेकिन 50% मैं ही बता देता हूं कि उन्होंने अपना इस्तेमाल कांग्रेस को करने दिया। अभी 100% हो गया। उन्होंने अपनी पार्टी मजबूत करने के बदले कांग्रेस को मजबूत किया, कभी बीजेपी को मजबूत किया, कभी शिवसेना को मजबूत किया। इसकी वजह से वो अपना पार्टी का जो जनाधार खड़ा करना चाहिए मजबूती से अगर लगातार 50 साल लगे रहते तो मुझे लगता है आज कामयाब हो जाते। क्योंकि 1957 में जनसंघ के 3 लोग थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 9 एमपी थे। 3 वाले 282 पर पहुंच गए, 9 वाले गायब हो गए। 1957 में जनसंघ के 3 थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 9 एमपी थे। 3 वाले 282 पर पहुंच गए और 9 वाले गायब हो गए। क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ही उन्होंने आरपीआई का दर्जा दिया, आरपीआई को रजिस्टर किया, तो पर्टिकुलर एक वर्ग की हो गई और फिर पर्टिकुलर एक कास्ट की हो गई। अगर पर्टिकुलर एक कास्ट की हो गई तो ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी जोड़ने का जो काम उनको करना चाहिए वो किया नहीं। वही गलती उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने कर दी। इसलिए बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण कर आरपीआई ने अगर कोई काम किया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास 50 साल में है उनके मुद्दों का, तब तो अगर ईमानदारी से वो काम किया होता तो ताकत बढ़ती। पीएमपी ये पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष की, किसी कास्ट की पार्टी नहीं है। ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की पार्टी है। अर्थात इस देश के जो शोषित पीड़ित 85% लोग हैं उनकी पार्टी है। इसके लिए इस पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला है, नेशनल लेवल पर बढ़ने वाला है। उसकी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। 2019 हो या अभी जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की बात या कोई महागठबंधन में आप सहभागी होंगे, ऐसा आपको लगता है कि होना चाहिए या उस पर कोई विचार हो रहा है पार्टी में? अलग अलग राज्यों की अलग अलग सिचुएशन है। हमारे गठबंधन के 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है, 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। कोई भी पार्टी हम लोगों से गठबंधन करना चाहती है तो उसकी पूर्व शर्तें 85% लोगों की पार्टी होनी चाहिए। 15% की पार्टी के किसी से भी हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो या अन्य कोई भी पार्टियां हो सकती है, चाहे बीजेपी हो। दूसरी बात, हमारे एजेंडा को छोड़कर हम किसी एजेंडा के ऊपर अमल नहीं करेंगे। हमारे एजेंडा के ऊपर कोई गठबंधन करना चाहे सोचा जाएगा। हमारे एजेंडा के ऊपर कोई गठबंधन करना चाहेगा, सोचा जाएगा। ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर है, सिचुएशन के ऊपर निर्भर है। पार्टी की नीतियां, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का उद्देश्य, पार्टी का जो कार्यप्रणाली है, इससे नो कॉम्प्रोमाइज है। अगर इन मुद्दों पर अगर कोई भी सहमत है और बहुजन समाज का हिस्सा है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए। धन्यवाद मातंग साहब। तो ये थे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग साहब। हम हमारे चैनल के माध्यम से इनको और इनकी पार्टी को 2019 और आने वाले सभी चुनावों में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ में ही आप सभी से अलविदा कहता हूं और मिलते हैं नए अगले एपिसोड में नए मान्यवर के साथ उनके विचार जानने के लिए।